सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। पढ़ तो आप भी रहे हैं, पढ़ तो दूसरा बच्चा भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेम पढ़ाई करके सिलेक्शन ले रहे हैं एंड कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उस चीज़ में स्ट्रैटेजी तो होती है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है रिवीजन। एंड रिवीजन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द इफेक्टिव रिवीजन। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव रिवीजन आपको हेल्प करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपने गैदर की है वो आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ। क्योंकि अगर आपने जो भी पढ़ा है और आने वाले टाइम पे आप उसे ज़रूरत पड़ने पे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वो पढ़ा हुआ आपके किसी काम का नहीं आता है। एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप में से जो भी बच्चा 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, 26 के लिए कर रहा है, 27 के लिए कर रहा है, इवन 28 के लिए कर रहा है या फिर किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा है, वो जो भी बच्चा पढ़ रहा है एटलीस्ट उस कंटेंट को वो टाइमली रिवाइज कर सके, सही तरीके से रिवाइज कर सके और ज़रूरत पड़ने पे जब एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे सही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सके ताकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप इन चीज़ों को अपने पढ़ने के तरीके में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पहली चीज़, रिविज़न क्यों मैटर करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 62% ऑफ द स्लीप प्रॉब्लम्स, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट, 62% स्लीप प्रॉब्लम्स होती है एग्जाम के स्ट्रेस के चलते। और ये एग्जाम की स्ट्रेस कब आती है? जब आपका तैयारी अच्छी नहीं होती। और तैयारी अच्छी ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं होता कि आपने पढ़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने टाइमली रिवाइज नहीं किया होता है, जिसके चलते आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। खुद से सोच के देखिएगा, यूपीएससी का जो भी कंटेंट है या फिर आपके एग्जाम का जो भी कंटेंट है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिंगल रीडिंग भी नहीं की है, आपने की है लेकिन आपने उसे ठीक से रिवाइज नहीं किया होगा और इस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस होता है। और वो जो स्ट्रेस होता है उसमें नींद भी नहीं अच्छी आती और जब पढ़ने बैठते हैं तो टेंशन अलग होती है। सो रिवीजन मैटर करता है। सेकेंड थिंग, 40% ऑफ द नॉलेज रिटेंशन इट इंक्रीजेज विथ द स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करते हैं तो आपका नॉलेज रिटेंशन भी बढ़िया होता चला जाता है। अदरवाइज भूलने का जो ग्राफ है, एज आई हैव ऑलरेडी शोन इन अ प्रीवियस वीडियो, बहुत ही जल्दी आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं आप भूलते चले जाते हैं। तीसरी चीज़, 85% कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उन बच्चों का जो लोग इफेक्टिवली रिवाइज कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू दोज जो लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिवीजन सही नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए रिवीजन तो मैटर करता है। अब रिवीजन के लिए आपको सही टाइम पे प्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड प्लान फॉर द रिवीजन ऑल्सो। जैसे आप अपनी किताबों को पढ़ने के लिए प्लान करते हैं कि मुझे आज इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसी तरीके से अपने रिवीजन को भी प्लान कीजिए कि इसको पढ़ने के बाद मुझे कब रिवाइज करना है, किस दिन दोबारा रिवाइज कर लेना है, कितने हफ्ते बाद इसे दोबारा कर लेना है। और ये चीज़ अगर आपने कर ली तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो स्टोर होता चला जाएगा। पहली चीज़, आपको जो अल्टीमेट रिवीजन है, जैसे कि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स आ गया तो 6 से 8 हफ्ते पहले से आपको अपना एक रिवीजन का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। इसी तर्ज पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन आपका टाइमली होना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि लास्ट में जब खत्म होगा तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन तो आपका अभी से शुरू हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, इट हेल्प्स यू टू स्ट्रक्चर योर स्टडी ब्लॉक्स। ठीक है, आपने पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी होंगी लेकिन उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग रिवीजन ही करता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको पढ़ते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लगातार रिवीजन के चक्कर में ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि भाई पढ़े जा रहे हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, कब उनके दिमाग में घुसना बंद हो जाता है उनको खुद पता नहीं चलता। 50 मिनट रिवीजन करने के बाद एक सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। कुछ बच्चे 45 मिनट में ऊब जाते हैं तो कोई बात नहीं, 45 मिनट के बाद 15 मिनट का रिवीजन का गैप ले लीजिए। तो हमेशा अपना जो स्लॉट है ना पढ़ने का, 1 घंटे का पूरा 1 घंटा मत पढ़िए, इट इज़ ऑलवेज इफेक्टिव। 50 मिनट्स आपने पढ़ लिया और उसके बाद 10 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिबूट हो जाएगा। रेस्ट लेके आप स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपका अगला सब्जेक्ट आएगा आप उसमें उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन जीरो से वापस रीस्टार्ट होता है। तीसरी चीज़, आपको हमेशा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लास्ट लैब पे रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये कंटेंशन होता है, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी आपसे बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है एंड मैं आपको इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीज़न देता हूँ
जब आप अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा लेते हैं तो पहली बात तो उसमें पढ़ने में हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। दूसरी बात, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी बच्चे के लिए हिस्ट्री डिफ़िकल्ट हो सकती है, किसी बच्चे के लिए पॉलिटी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ऐसे केस में जब आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मॉर्निंग में उठा लेते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको नहीं मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ब्रेन डिस्टर्ब होता है, यार मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे से कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और उस टाइम पे फिर वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कोई खुशी नहीं है। और फिर जब आप दूसरे सब्जेक्ट उठाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है, यार इसका रिवीजन तो रह रहा है, इसका तो मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टाइम तो हमें ज़्यादा देना है ताकि हम उसे रिवाइज कर सकें, लेकिन मॉर्निंग में नहीं देना है। मॉर्निंग में हमें अपने ईजी सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेने हैं ताकि शाम तक आते आते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक हो। तो फिर आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए, अरे इतना कुछ तो कवर कर लिया हमने, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया हमने, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लिया हमने, टेस्ट भी लगा लिया, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, चलो 3 चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, 2 चैप्टर तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उस कॉन्फिडेंस में, उस खुशी में आप उस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में पढ़ना चाहिए, बट यू हैव टू एलोकेट इट मोर टाइम, क्योंकि ये आपके लिए डिफिकल्ट था। तीसरी चीज़, अपना जो वीकली प्लान है ये आपको वीकली एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, जो भी रिवीजन प्लान है। क्यों? ताकि आपको ये तो पता चले कि आप क्या गलतियां करें और उसके बेसिस पे आपको अपने जो भी प्लान्स है उसमें चेंजेस लाने चाहिए। अडेप्ट, वी द ह्यूमन बींग्स शुड अडेप्ट एज पर द नीड ऑफ आवर ओन सेल्व्स, क्योंकि देखिए कोई भी वन शू फिट ऑल वाला अप्रोच वर्क नहीं करता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई अप्रोच किसी के लिए काम कर जाए दूसरे के लिए काम कर जाए जरूरी तो नहीं है। और ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आपने जो चीज़ें आपको सही लगी उसे आपने लिए सुना, समझा, इम्प्लीमेंट किया, और आपके अकॉर्डिंग आपको जो फील हुआ कि इसमें ये चेंज कर दूंगा तो ये प्लान मेरे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, रिव्यू इट एंड देन मेक द एडजस्टमेंट इन दैट प्लान। एक और बात, रिवीजन करते वक्त ऑलवेज यूज द एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक। अगर आप पैसिव लर्निंग से रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यू कैन गेट इट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नाउ अबाउट द सेल्फ टेस्टिंग, आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं टू फॉर द एक्टिव रिकॉलिंग। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको तुरंत नोट्स पे नहीं जाना है। आप फ्लैश कार्ड से जब आप अपने टेस्ट को रिकॉल कर, अपनी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, तो आपको याद रखने के लिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। और कुछ गलतियां करेंगे तो वो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है आपके फ्लैश कार्ड के थ्रू, क्योंकि आप चेक कर ले रहे हैं। तो वो आपको, आपकी गलतियां जब आप बार बार देख रहे हैं आपके सामने से आ रही हैं, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं, तो अगली बार आप वो गलतियां नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। टेस्ट पेपर देना इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग, क्योंकि टेस्ट देते समय आपको सोचना पड़ता है, और जहाँ पे सोचना पड़ता है वहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक ऑटोमेटिकली वर्किंग में आ जाती है। और जहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि आप पैसिव वे में लर्न कर रहे हैं, पैसिव वे में रीडिंग करते जा रहे हैं, वहाँ पे आपको वो हेल्प नहीं करता है। तीसरी चीज़, टीच अदर्स, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू फ्रेंड्स और फैमिली। प्रोटेगी इफेक्ट स्ट्रेंथन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द प्रोटेगी इफेक्ट? प्रोटेगी इफेक्ट क्या होता है? प्रोटेगी इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी को पढ़ाना है, तो आप उसको उस तरह से प्रिपेयर करते हो, उस तरह सोचते हो कि यार इसको किस सीक्वेंस में बताऊँ कि चीज़ें लॉजिकल लगे और इसे समझ में आती जाए, एंड दैट इज द प्रोटेगी इफेक्ट। तो जब आप प्रिटेंड करते हैं ना, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ा रहे हो तो प्रिटेंड करो आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप क्या क्या बताओगे, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने कॉपी पे लिखते चले जाते हो उस टाइम पे पढ़ाते वक्त, जैसा आप सोचो, मतलब माइंड में आप सोचो कि ऐसे पढ़ा रहे हैं और वो लिखते चले जाओगे, तो आपको कब चीज़ें याद हो जाएंगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। लास्टली इज द ब्लर्टिंग मेथड, जहाँ पे आपको जितना कुछ याद है ना टॉपिक में, जैसे जैसे याद आता जाए लिखते चले जाओ, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ब्लर्ट, आपको जितना आ रहा है बस यू हैव टू पुट इट ऑन द पेपर, जितना भी आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत हेल्प करेगा। देन आपको रिवीजन हमेशा स्पेस्ड रिवीजन करना चाहिए, लाइक इनिशियल लर्निंग। स्टडी द मटेरियल थोरोली फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो आप जब आपने पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़िए, ये मत पढ़िए कि मुझे इसको प्रीलिम्स वाइज पढ़ना है कि मेंस वाइज पढ़ना है। इस हिसाब से पढ़िए कि मुझे इस टॉपिक को समझना है, उसका पर्पज़ आपके दिमाग में डेफिनेटली होना चाहिए कि भाई प्री के लिए और मेंस के लिए मुझे इसको यूज करना है। लेकिन पढ़ते वक्त आपका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, हर तरीके के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाऊँ। पहला रिव्यू आपको 24 घंटे के अंदर में ही कर लेना चाहिए, इससे ये आपकी मीडियम टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा।
क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, फर्स्ट रीडिंग कर लेते हैं, आपने भी बहुत सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स पढ़े होंगे, मंथली पढ़े होंगे, लेकिन आप उसको एक महीने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब दोबारा पढ़ने खोलते हो आपके लिए न्यू हो जाता है। आप अगर उसे अगले ही दिन अगर आप उसे रिवाइज कर लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ही सही लंबे समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप उसे एक हफ्ते बाद फिर से अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो इट विल स्ट्रेंथन योर न्यूरल कनेक्शंस। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी, अब आप इसे दोबारा तिबारा पढ़ रहे हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म में एक न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरिंग करते चले जाते हैं कि यहाँ पे इसके बाद ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये आपके दिमाग में अपने आप कनेक्शंस बनते चले जाते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने दो बच्चों को कई बार देखा होगा, एक बच्चा चीज़ें जानता है लेकिन आपको चीज़ें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वही दूसरा बच्चा सेम चीज़ें जानता है लेकिन आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बच्चे ने ढंग से रिवीजन किया होता है और एक बच्चे ने ढंग से रिवीजन नहीं किया होता है। दैट इज़ द मेन रीजन, एंड फॉर दैट दे कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, एंड फाइनली 2 हफ्ते बाद यू हैव टू रिव्यू अगेन, ठीक है, देन मंथली टू सीमेंट लॉन्ग टर्म रिवीजन। तो हर महीने एक बार रिवाइज कर लो, और जब आप रिवीजन करते चले जाते हो तो रिवीजन तो वर्ड बाय वर्ड तो आपको पढ़ना नहीं होता, आपको पन्ने पलटने होते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट डे हमने रिवाइज कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ लिया, फिर हमने गैप बढ़ा दिया, 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर लिया, फिर हमने 1 महीने बाद रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप जब स्पेस्ड रिवीजन बढ़ाएंगे ना धीरे धीरे, तो लॉन्ग टर्म तक याद भी हो जाएगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्पेस रिवीजन दिस लिवरेज दी फॉरगेटिंग कर्व, क्योंकि आप चीज़ें भूलते हैं। रिव्यूइंग मटेरियल जस्ट एज यू आर श्योर अबाउट टू रिव्यू इट, ठीक है। विजुअल लर्निंग स्ट्रेटेजीज, मतलब विजुअल लर्निंग का क्या मतलब होता है कि भैया जो हमने पढ़ रहे हैं उसको हम डायग्राम्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में रिकॉल रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपसे। आप कभी क्लास 6, 7 में होंगे, कभी 8th में होंगे, आपने उस टाइम पे कोई मूवी देखी होगी, आपको उस मूवी के सीन्स ज़्यादा याद है या फिर अपनी क्लास 6 का मटेरियल याद है? आप सोच के देखिए। और आंसर है कि इसका मूवी के सीन्स ही मेनली याद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने विजुअल वे में देखा है, सुना है कानों से, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से याद है और आपने उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखा है। पढ़ते समय हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं, हम अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, हम उसे बोरिंग बनाते हैं। आप डायग्राम्स अगर जब बनाते हैं ना तो आप वहीं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं उस चीज़ों की। तो विजुअल लर्निंग स्ट्रेटेजीज आपको हेल्प करती है लंबे टाइम तक कंटेंट को रिटेन रखने में। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। जैसे माइंड मैप्स आप बना सकते हैं, यू नो द माइंड मैप्स, बीच में कंटेंट होता है मेन, फिर उससे ब्रांचेज निकलते, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, फिर इन ब्रांचेज में भी आप इससे रिलेटेड कंटेंट डालते चले जाते हो। दीज आर द सिंपल माइंड मैप्स। देन द समरी चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। समरी चार्ट्स व्हाट, कि आपने इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया, चार्ट बना लिया अपना कि भैया ये चीज़ ऐसे होगी, मैं इसको इस तरह से याद रखूँगा, ठीक है। देन कलर कोडिंग, अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप कलर कोडिंग वगैरह यूज कर सकते हो। एंड देन द डायग्राम, लाइक लेट्स से कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जाएगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। इस टाइप से आप डायग्राम वगैरह बना के पढ़ते हो और ऐसे केस में ये लंबे समय तक आपको याद रह जाता है, ठीक है। विजुअल टेक्निक्स इंप्रूव रिकॉल बाय अप टू 400%। आवर ब्रेन प्रोसेस विजुअल्स 60,000 टाइम्स फास्टर देन दी टेक्स्ट। इफेक्टिव नोट मेकिंग मेथड, कॉर्नेल मेथड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ये कॉर्नेल मेथड से आपको बनाने चाहिए। कॉर्नेल मेथड आपको याद होगा, मैंने ये आपको बताया था। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपके नोट्स होते हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड समरी होती है। डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एल्स इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि हाउ टू मेक द इफेक्टिव नोट्स। सेकेंड थिंग, द आउटलाइन मेथड। अपनी इन्फॉर्मेशन जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो हियरार्किकली अरेंज कीजिए। देखा है ना, कंटेंट प्रॉपर हेडिंग दीजिए, जो मेन टॉपिक है, फिर उसकी सब हेडिंग उसके अंदर में, फिर उसके नीचे। तो इससे क्या होता है कि लिंकेज बनाने में बड़ा हेल्प करता है ये, ठीक है। एंड माइंड मैप्स, यू नो, सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द मिडिल, देन यू हैव टू ब्रांच आउट टू रिलेटेड आइडियाज, यूज कलर्स एंड सिंबल्स। तो ये ध्यान रखना आपको कॉर्नल ये मेथड्स यूज करने अपने नोट्स बनाते वक्त। ये तीनों ही मेथड मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप वो चीज़ उसके बारे में वहाँ से पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर आप इन मेथड से अपने नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अपना स्टडी इन्वायरमेंट ऑप्टिमाइज रखें। बहुत सारे लोग अंधेरे में पढ़ने की आदत होती है। अंधेरे में ना हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में हमारी हैबिट होती है ब्रेन को सोने की। तो आप जिस जगह पे भी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि वहाँ पे लाइटनिंग सिस्टम अच्छी हो, क्योंकि नेचुरल लाइट होगी और प्रॉपर लाइटनिंग होगी तो आपका आई स्ट्रेन कम होगा और मूड भी अच्छा रहेगा। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग बहुत एकदम अंधेरे में पढ़ते कहते हैं चिड़चिड़े से रहते हैं, और कुछ लोग उजाले में प्रॉपर लाइट्स होती हैं तो पढ़ने का भी मन करता है, मूड अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, मेंटेन एन आइडियल टेम्परेचर। गर्मी आ रही है,
अगर आपके लिए फिजिबल है, अगर घर पे एसी लगाना पॉसिबल है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और लाइब्रेरी में भी फिजिबल नहीं है तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ आपको टेम्परेचर एम्बियंट मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपको उस अननेसेसरी बर्नआउट से आप बचोगे। अभी अपने बॉडी को झिलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने आप को इतना बेसिक आराम जरूर देने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क कर सके। उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही आप पढ़ाई करें। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा। ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा तो आप लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन रख पाएंगे। एरोमा थेरेपी, ठीक है, देखा है ना, बहुत से लोग डीओ का लगा लेते हैं एंड लाइक रूम फ्रेशनर का डाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पेपरमिंट, रोजमेरी या लेमन वगैरह, इससे वगैरह से यूज करने से ना थोड़ी जो स्मेल रहती है, या फिर कुछ लोग अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा रहता है यार। एंड ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। लाइक आप मंदिरों का जाते होंगे, लाइक आप कहीं पे दूसरे रिलीजियस प्लेस भी जाते हैं, अगरबत्ती होगा वहाँ पे जलती है तो उसका महक हमें अच्छी लगती है। इट गिव्स अ सूदिंग फीलिंग टू द माइंड, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने स्टडी इन्वायरमेंट के आसपास भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपने टिक्का लगा लिया, हाथ में कुछ बांध लिया, और उस टाइम पे फिर पढ़ने बैठे तो अलग एनर्जी रहती है। और ऐसे ही गए उठ बिना नहाए धोए या ब्रश किए बिना बैठ गए पढ़ने के लिए, तो वो अलग एनर्जी रहती है, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी रहती है। तो ये चीज़ें भी अप्लाई करोगे ना तो उसमें आपको वो हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड देन फाइनली एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस, लाइक फॉरेस्ट वगैरह जो ऐप्स होते हैं आप ये सब यूज कर सकते हैं। डोंट विजिट द डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखते रहोगे ना तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तो कहीं और है, और फिर ऐसे में पढ़ाई हो नहीं रही तो आपके पढ़ने के तरीके ख़राब हो जाएंगे, पढ़ने के तरीके ख़राब हो जाएंगे तो आप अल्टीमेटली जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे आप एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। फाइनली यू हैव टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड अडेप्ट। जब भी कुछ अचीव करे अपना रिवीजन का गोल, तो हफ्ते में एक बार सेलिब्रेट ज़रूर करो। एक मूवी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6 दिन पढ़ूंगा, 7वें दिन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, प्रोवाइडेड मैंने 6 दिन ढंग से पढ़ाई की है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं किसी दिन ढंग से नहीं पढ़ूंगा और फिर मैं अपने आपको रिवॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, रिवॉर्ड योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। व्हाई आर यू स्टडिंग? बिकॉज आप खुद से भी तो प्यार करते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। पेरेंट्स होगा का सपना तो है ही, डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी सपना है। तो आपने कुछ अचीव किया, उस सपने को पाने के लिए एक हफ्ते अच्छे से पढ़ाई की, गो एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। हाफ डे ही रिवॉर्ड के लिए दे दीजिए। वो मत बनिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है एंड अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करना है। नो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू अडेप्ट, ठीक है। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आपके माइंड की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आप उसमें बेसिक चेंजेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले आके उसको अप्लाई करके देखिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। आप अपने लिए एक टेबल बनाई हुई है, हमने 1 वीक में ये टारगेट था। मेक अ टारगेट एंड सी वेयर यू हैव अचीव, व्हाट इज देयर अचीवमेंट। अगर आपने इसमें अचीवमेंट में 80 to 90% भी अचीव कर लें, दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट, सेलिब्रेट इट। लेकिन अगर आपका अचीव 70% से नीचे है, देन इट्स नॉट लाइक, आपको इसमें बहुत खुश नहीं होना। बट 80-90 तक अगर कर लिया, इट मीन्स आप सही जा रहे हैं। बट आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 100% पे आना है। वो 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि हमें जोश में कई बार ना ज़्यादा बड़े टारगेट्स बना लेते हैं। कोई बात नहीं, 90% अचीव तो करिए, लेकिन 90% भी नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई तो करना है कि हमें 100% कर लें, लेकिन 90%, 80-90 से तो नीचे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सेट क्लियर गोल्स, डिफाइन स्पेसिफिक मेजरेबल रिवीजन ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, आपने पूरी बुक पढ़ी है लेकिन लास्ट का ग्लॉसरी छोड़ दिया और मन में अगर ये फीलिंग आ रही है मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं है, तो फीलिंग अच्छी नहीं आती। सेम वे आप जब रिवीजन के लिए प्लान कर रहे हैं और जब आप 100% रिवीजन अचीव नहीं करते हैं तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे टारगेट्स बना लो लेकिन 100% अचीव करो। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप धीमे धीमे टारगेट्स बढ़ाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। नो डाउट इनिशियल बेसिस पे ये हो सकता है कि आप 80-90% अचीव करेंगे और आप पाएंगे कि भाई कुछ ही सही बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। बट अल्टीमेटली जिस टाइम पे आप इसे 100 पे ले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पे आने लगेगा। और इन चीज़ों को अगर आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर देते हैं, बिलीव मी, सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये चीज़ें सही लगी हों तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू डू apply all this stuff, all these methods, all these strategies in your study schedule and then make the positive change in your study. That's all for today. Thank you very much.